रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 1 ICND 100-105, ठीक है, 100-105, ठीक है। तो रिवीजन एंड अ न्यू टॉपिक, 3 टॉपिक्स मुझे मिले हैं, ठीक है। मैंने बड़ा जोर लगाया कुछ और मिल जाए, मगर कुछ नहीं मिला ICND वर्जन 3 के अंदर, ठीक है। CCNA 3 का ICND 100-105 ये बुक है जनाबे वाला, ठीक है। और प्रिंटिंग के 15 दिनों के बाद हम CCNA वर्जन 3 पढ़ रहे हैं बुक से देख के। मेरे ख्याल में ना कि उर्दू लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के अंदर ये पहला लेक्चर है, ये मेरे ख्याल में इस टाइम इंग्लिश के अंदर भी की डोमेन के अंदर भी, यानी ग्लोबली पहला लेक्चर है जो CCNA 3 से रिलेटेड ऑफिशियली दिया जा रहा है कहीं पे, ठीक है। तो प्रिटी एक्साइटेड अबाउट इट। आज हमने जो सा बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप थके हुए हैं तो रहने दें, अगर नहीं थके हुए तो फिर ज़रूर पढ़ें, ठीक है। हालांकि मैं जो सा इस टाइम एक्साइटेड हूँ, थका हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करके हटूँ CISSP का, ठीक है। तो लेट्स क्रैक ऑन, ठीक है। तो CCNA 3 शुरू होने वाला, अभी तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। 20 अगस्त के बाद होगा। तो अभी आज आप ICND आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आप ICND 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कमाल नहीं हो गया, ठीक है। आप ICND 1 के लिए प्रिपेयर हैं। अगर आपने पुराने मेरे ICND 1 के सारे लेक्चर पढ़े हैं, ICND 1 वर्जन 1 पॉइंट समथिंग, वर्जन 2, आज वर्जन 3 का ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप CCNA का ICND 1 CCENT वर्जन 3.0 दे सकते हैं, ठीक है। दोबारा ये मैं इतनी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, ठीक है। तो ये जी पुराने वाला ICND 1 था, ठीक है। ये बुक मेरे सामने यहाँ पड़ी हुई है, तो मैं बार बार इसका नंबर देख के वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। तो ये पुराना ICND था, ठीक है। यस, ये पुराना ICND था, हमारी उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे भी पुराने वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो सारे लेक्चर्स पढ़ने के बाद आप आज का लेक्चर पढ़ें और आप तैयार हैं। उसके बाद जाके आप प्रोमेट्रिक VUE जो सा भी टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पे जाके एग्ज़ाम बुक कराएं। उनको कहें एग्ज़ाम का नंबर ये है, मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम का नंबर कौन सा, भैया ये वाला नंबर है, ठीक है। लोग पूछेंगे कि बुक कहाँ से मिलेगी, बुक भाई अभी सिर्फ सिस्को के अलावा और कहीं से नहीं मिलेगी। अभी तक अमेज़ॉन पे मैं रात को सर्च की थी तो मुझे नहीं मिली थी, अब आ गई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। ये सिस्को की प्री ऑर्डर्ड बुक है जो हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। मैं फेसबुक पे बड़ी मार्केटिंग करता रहा इस चीज़ की, क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। एनीवे, तो आज हम जो सा है ये पढ़ने लगे हैं, ठीक है। जब हम ये पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पढ़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सिस्को का सिंगल एग्जाम भी दे सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, हम लोग बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो urduitacademy.com/communities जो उर्दू IT का डिस्कशन फॉर्म है वहाँ पे चले जाएँ, फेसबुक पे पोस्ट करें। लड़कों को सारों को पता है, मेरे ख्याल में 100 से प्लस लड़के हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम उर्दू IT अकेडमी से पास किए हुए हैं, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। कहाँ से मिलेगी जनाबे वाला, यहीं से मिलेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे CCNA वर्जन 3 आ गया, तो यहाँ पे आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है। बुक वेयर टू स्टडी जनाबे वाला ये बुक है आपके पास, ठीक है। ये हमने प्री ऑर्डर की थी, ठीक है। तो ये बुक अवेलेबल है। सो थोड़ा सा रिफ्रेशर, आज बहुत सारा रिफ्रेशर है हमारे पास, ठीक है। OSI लेयर मॉडल हमने बड़ी तसल्ली से पढ़े थे, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, ठीक है। डाटा यहाँ तक हमारे पास डाटा होता है, फिर सेगमेंट्स होते हैं, फिर पैकेट होते हैं, फिर फ्रेम होते हैं, फिर बिट्स बन जाते हैं, ठीक है। OSI लेयर मॉडल को मैप किया TCP/IP ने, उसने उसे कहा एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक। TCP/IP ने ही उस चीज़ को एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, ठीक है। ये थोड़ी सी मैपिंग होगी, ठीक है। जब हमारी दो केबल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं तो हमारे जो RJ45 के दो कनेक्टर्स होते हैं उसमें 1 2 3 और 6 होता है। 1 2 जो सा ट्रांस होता है, 3 और 6 रिसीव हो रहा होता है, ठीक है। इधर हमने इसी तरह दिखा दिया कि ये मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये स्विच से लगा हुआ है, एक पे मैं ट्रांस कर रहा हूँ, दूसरे पे रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर सारा पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिविजन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद IP वर्जन 4, ठीक है। IP वर्जन 4 जो सा है IP एड्रेस है 32 बिट का आपका IP एड्रेस होता है। 1 to 126 अगर फर्स्ट ऑक्टेट में तो हम उसे क्लास 1 IP एड्रेस कह देते हैं। 127 को रिजर्व कर लिया, इसमें लूप बैक होता है जिसे हम 127.0.0.1 कहते हैं। फिर क्लास B का IP एड्रेस आ जाता है जो 128 से 191 होता है। फिर 192 से 223 और D क्लास मल्टीकास्ट के लिए होती है, E एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए या फॉर्मली एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए होती है। अब इसके साथ एक चीज़ मैंने एम्बेड कर दी, इस कॉल्ड ARP, कि अगर एक पैकेट एक PC ने दूसरे PC से बात करनी होती तो उसे अपना IP एड्रेस, अपना मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चाहिए होता है। अब अगर उसके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं होता तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, आपकी ब्रॉडकास्ट जाती है और आपकी ब्रॉडकास्ट के रिप्लाई में जिस PC के लिए वो ब्रॉडकास्ट होती है, जो देखता है हाँ भाई ये मेरा डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, तो वो ARP का रिप्लाई भेजता है विद द मैक एड्रेस,
और जिस तरह ये आर्प का पैकेट देखता है तो स्विच भी अपने पास अपना मैक टेबल अपडेट कर लेता है, आर्प टेबल अपडेट कर लेता है और यूज़र के पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स एंड टीसीपी कम्युनिकेशन। अब ये आपके पोर्ट्स जो सी हैं तकरीबन ज़ुबानी याद होनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपको ये तमाम पोर्ट्स ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, टीसीपी सिंक प्रोसेस या टीसीपी हैंडशेक को एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं कि ये मेरा वेब सर्वर है, ये मेरा पीसी है, और वेब सर्वर हमें पता है कि पोर्ट 80 या 443 पे काम कर रहा होता है तो मैं उसे सिंक पैकेट भेजता हूँ। डेस्टिनेशन पोर्ट उसकी पोर्ट 80, सोर्स पोर्ट मेरी 1027। ठीक है, ये बीच में अगर मेरे पास फायरवॉल है तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन देख रही है। ठीक है, और जिस तरह उसका रिप्लाई आता है तो उसमें सिंक के साथ एक भी लगा होता है। ठीक है, और डेस्टिनेशन पोर्ट उसकी 1027 हो जाती है, सोर्स पोर्ट पोर्ट 80 हो जाती है, और फिर एक्नॉलेजमेंट उसकी भेजता है डेस्टिनेशन पोर्ट 80 को, सोर्स पोर्ट 1027, और कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो सा थोड़ा पैकेट को इन डेप्थ दिखाया गया कि ईथरनेट टाइप जो सी है 0x800 ये ईथरनेट टाइप है, आईपी वर्जन 4, प्रोटोकॉल की आईडी 6 है, टीसीपी की पोर्ट नंबर 1024 होती है, टीसीपी और डाटा हेडर होता है। ठीक है, ये जस्ट बेसिक ओवरव्यू है। उसके बाद स्विच कॉन्फ़िगरेशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। ठीक है, इनेबल मोड हमें पता है क्या है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले जाते हैं, कॉन्फ़िग टी जो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं। ठीक है, इंटरफेस FA0/1 तो हम इंटरफेस मोड में चले जाते हैं, एग्जिट करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। VLAN मोड में जाना है तो VLAN 1 करेंगे, VLAN 2 जो भी हमारी VLAN है। ठीक है, एग्जिट करेंगे दोबारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, लाइन कंसोल 0 वापस, लाइन VTY 025 वापस। ठीक है, वेयर इट इज स्टोर्ड, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, हमारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जब राउटर स्टार्ट होता है, ठीक है, या स्विच स्टार्ट होता है तो नॉन वॉलेटाइल रीड ओनली मेमोरी में पड़ी होती है, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारी रैम में होती है। ठीक है, वो कॉपी रन टू स्टार्टअप या राइट मैम जब हम करते हैं तो वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कॉपी उठा के स्टार्टअप में डाल देता है। कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, ये 5 कोलिजन डोमेन है, जहाँ पे एक दो बंदे इकट्ठे पैकेट भेज दें तो वो कोलिजन हो जाती है, जिसमें हमने CSMA CD और CSMA CA पढ़ा था। ठीक है, तो जितनी पोर्ट्स हब से कनेक्टेड होती हैं वो सारी की सारी पार्ट ऑफ अ सिंगल कोलिजन डोमेन है। अगर ये भी एक पैकेट भेजेगी, ये भी एक पैकेट भेजेगी, दोनों ने इकट्ठा भेजा तो कोलिजन हो जाएगी, कोलिजन डिटेक्शन होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, फिर दोबारा आर्टिफिशियल टाइमर चलेगा और वो दोबारा सेंड करेंगे। इसी तरह ये एक कोलिजन डोमेन होती है, ये एक कोलिजन डोमेन होती है, और ये एक कोलिजन डोमेन होती है। हर पोर्ट स्विच से लगी हुई एक कोलिजन डोमेन होती है, तो उसमें कोलिजन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन हाउएवर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि अगर ये पीसी ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे हम आर्प की ब्रॉडकास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो सारी यहाँ तक रहेगी। ठीक है, और आर्प की ब्रॉडकास्ट ये यहाँ तक रहेगी। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन जो सी है दो सेपरेट राउटर के दो सेपरेट एंड पे रहेगी। तो हम इसे कह सकते हैं कि स्विच से कनेक्टेड हर पोर्ट एक डिफरेंट कोलिजन डोमेन है, और ब्रॉडकास्ट डोमेन जो सी है वो सिर्फ सेपरेट होती है थ्रू द राउटर या एक L3 डिवाइस से। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कैंपस लैन, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हम कैंपस लैन पढ़ते होते थे कोर डिस्ट्रीब्यूशन और लेयर, एक्सेस लेयर। अब कोर और डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने आपस में मिला दिया, इसे हम कहते हैं कोलैप्स्ड कोर। ठीक है, कोलैप्स्ड कोर के अंदर यही हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी राउटिंग शाउटिंग कर रही होती है, इसमें 10 गिग के अपलिंक्स वगैरह लगे हुए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी एक्सेस स्विच है, एक्सेस स्विच से डिवाइसेस कनेक्टेड है, बजाय इसके कि हम एक्स्ट्रा कोर रखें। हम रखते हैं, उसकी एक एग्जांपल है ये जो राइट साइड पे हमने दी हुई है, यहाँ पे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे रूटर्स हैं जो वैन लिंक की तरफ जाते हैं, इससे आगे हमारे फायरवॉल्स लगी हुई हैं, हमारे ISPs हैं और सारा कुछ है। ठीक है, मगर कैंपस लाइन ये यहीं पर ही है। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो स्विचेस हैं ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है, इसमें आप 6500 भी एज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगा सकते हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मल्टीपल बिल्डिंग्स की जो 2 टियर आर्किटेक्चर है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक बिल्डिंग आर्किटेक्चर बन सकता है कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन हैं और ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता ये पूरी की पूरी बिल्डिंग डाउन भी हो जाती है तो ये आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, या ये दो लिंक डाउन हो जाते हैं तो फिर भी ये आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ अ फुली मैश्ड एट द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थोड़ा और एक्सपेंडेड वर्जन आ जाता है कि हम यहाँ पे एक बहुत हैवी ड्यूटी कोर्स लगा देते हैं और उन कोर्स के साथ फुली मैश कर देते हैं, बजाय इसके कि ये सारे के सारे डिसकनेक्टेड हो। तो उसमें अगर ये वाली कोर डाउन हो जाती है तो फिर भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेआउट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कैंपस लाइन में, डिपेंडिंग अपॉन कैंपस लाइन कितनी है। अगर आपके पास 5 स्विचेस लगे हुए हैं, आप ये मॉडल लगाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको खुद आके मारूंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वायरलेस लैन। मुझे पता है कि पुराना जो सबसे पहला CCNA हमने डिस्कस किया था, हमने वायरलेस पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद सिस्को ने अगले वर्जन के अंदर CCNA वर्जन 2 के अंदर जो सा है वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्कुल निकाल दी। अब उन्होंने दोबारा वायरलेस लैन कंट्रोलर की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाला, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये
कि हमारे पास स्विचेस लगे हुए होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, और उसके साथ वायरलेस लैन कंट्रोलर कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। वायरलेस लैन कंट्रोलर एक सेंट्रलाइज आप समझ ले सर्वर होता है जो आपके वायरलेस को कनेक्ट करता है, वायरलेस को कम्युनिकेट करता है, वायरलेस एपीज़ को। और उसके बाद आपके पास लाइट वेट एक्सेस एपीज़ होती हैं। लाइट वेट एक्सेस एपीज़ एक ऐसी एपी होती है जिसके अंदर कोई कन्फिग्रेशन नहीं पड़ी होती, वो कनेक्ट होती है, कनेक्ट होने के बाद आपके वायरलेस लैन कंट्रोलर से कन्फिग्रेशन उठा लेती है। अब आप सोच रहे होगे यार ये कनेक्ट होकर वायरलेस लैन कंट्रोलर से कैसे कन्फिग्रेशन उठा लेती है, इसे क्या पता कि वायरलेस लैन कंट्रोलर पे कन्फिग्रेशन पड़ी हुई है। उसके लिए आपको अपने DHCP सर्वर के अंदर एक स्कोप में एक ऑप्शन ऐड करना पड़ता है। तो जिस तरह ये ब्रॉडकास्ट करती है तो इसको एक IP एड्रेस मिलता है, उसके साथ इसको एक वैल्यू मिलती है जो IP एड्रेस होता है आपके वायरलेस लैन कंट्रोलर का, और फिर ये अपने वायरलेस लैन कंट्रोलर के पास जाती है, फिर ऑथेंटिकेट करती है और वायरलेस लैन कंट्रोलर इसको कन्फिग्रेशन दे देता है और ये काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सा है टॉपिक है, आपको समझ आना चाहिए। तो जब भी अब वायरलेस AP पे अगर मैं कोई बंदा कनेक्ट हुआ हुआ और उसने कहीं जाना है तो वो एक्चुअली थ्रू दिस वे जाएगा, ठीक है, या अगर उसने इधर पड़े हुए किसी बंदे से बात करनी है तो वो सॉर्ट ऑफ इस तरह है, ठीक है। तो वायरलेस लैन कंट्रोलर सॉर्ट ऑफ बॉटलनेक हो जाता है। तो अभी जो रिसेंटली आप कह लो कि 2 साल हो गए हैं, तो सिस्को ने कंपनी जो सी है बाय की है मिरैकी, ठीक है, जिसे क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर हम कहते हैं, ठीक है, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। आपको वायरलेस लैन कंट्रोलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप AP लगा देते हो यहाँ पे, ठीक है, आप अपनी AP लगा देते हो और आपकी AP जो सी है वो क्लाउड से बात करती है और वहाँ पे आप क्लाउड के ऊपर आपके पास डैशबोर्ड बना हुआ होता है। तो आप HTTPS करके यहाँ से इस डैशबोर्ड पे जाते हो और इस पर कन्फिग्रेशन करते हो, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, आई वुड लव टू टीच इट, इट्स लाइक अ 1 डे सेशन, देखेंगे अगर टाइम मिला, वादा नहीं कर सकता। और अब सिस्को ने रिसेंटली जो से ये WLC की जगह भी आपको जो से जो स्विचेस दे दिए हैं 3800 सीरीज़ के, उसमें भी WLC फीचर सेट है, आपको लाइसेंस इनेबल करना पड़ता है। तो आपके जो से हर स्विच जो सा है वो वायरलेस लैन कंट्रोलर बन सकता है, ठीक है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है VLAN एंड ट्रंक्स। आपको पता है VLANs क्या है, ठीक है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अगर मैं एक VLAN में बैठा हुआ हूँ तो अगर 2 VLANs की ट्रैफिक जो सी है मैंने कहीं से गुजारनी है तो मुझे ट्रंक पोर्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, और VLAN के जो पैकेट होता है जो 802.1q उसमें टैग लगा हुआ होता है, और टैग के अंदर हम 12 बिट्स के अंदर VLAN ID डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो सा है ट्रंक पोर्ट के ऊपर जो सी है तमाम VLANs जा रही होती है। अगर इस टैग के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो पैकेट उठा के नेटिव VLAN में डाल देता है। इसलिए कहते हैं कि नेटिव VLAN 1 नहीं होनी चाहिए, कोई और VLAN होनी चाहिए ताकि हैकर नेटवर्क VLAN हॉपिंग अटैक ना कर सके आपके ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई लेयर 3 कम्युनिकेशन करवानी है, यानी 2 VLANs को अब आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ये लेयर 2 डिवाइसेस हैं, ठीक है, और ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट VLANs है। ऐसे कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, और ऐसे कम्युनिकेशन हो सकती है क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे ट्रंक कन्फिगर हुई हुई है जो दोनों VLANs की ट्रैफिक को लेके जा रही है, मगर ये वाली कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ये वाली कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। अब ये करवाने के लिए हमें बीच में लेयर 3 डिवाइस रखनी पड़ती है, जिसे हम राउटर ऑन अ स्टिक कहते होते थे पहले, ठीक है, ठीक है। VLAN 10 VLAN 20 सब इंटरफेसेस बनाते हैं, इस पर ट्रंक डिक्लेयर करते हैं, और ये जो सा है अगर आप कम्युनिकेशन जानी हो तो ये कुछ यूँ ट्रैवल करती है। और तरीके वेलकम बैक टेक्नोलॉजी। तो खैर हम बात कर रहे थे लेयर 3 स्टफ़ की। तो लेयर 3 ये कि ये स्विच जो सा इस राउटर के पास जाएगा, राउटर से होके आगे जाएगा। तो इसकी जो डिटेल डायग्राम है वो ये कि हर लेयर 3 स्विच के अंदर एक स्विच और एक रूटर होता है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो ओवर द स्विच से निकल के राउटर से होके फिर आगे बैटी के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। मगर इसके लिए आपको लेयर 3 इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे, तभी आप लेयर 3 स्विच के अंदर इंटरफेस VLAN 10 इंटरफेस VLAN 20 और IP एड्रेसेस देते हैं। उसके बाद राउटर एंड राउटिंग के जब हमारा कोई पैकेट हमारे राउटर के पास आता है तो वो जो सा है राउटिंग टेबल में उसके डेस्टिनेशन IP एड्रेस देखती है, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस देखने के बाद जो बेस्ट मैच होता है, जो पूरे का पूरा हाईएस्ट प्रीफिक्स मैच जिसे हम कहते हैं, वो पूरे के पूरे को देखती है। क्योंकि 172.16 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मगर जो सबसे ज़्यादा मैच होता है वो 2.0 है, तो उस लिहाज से उसे अपने नेक्स्ट राउटर या नेक्स्ट हॉप के पास फॉरवर्ड कर देगी। उसके बाद रिप आ जाता है। रिप के जो अंदर डिफरेंसेस आपको पता है क्या क्या हैं, ठीक है। रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 के अंदर वर्जन 2 जो सा VLSM को सपोर्ट करता है, राउट समराइजेशन को करता है, मल्टीकास्टिंग करता है, पूरे के पूरे वो नहीं करता ब्रॉडकास्ट, और सपोर्ट ऑथेंटिकेशन करता है, ठीक है। और उसके बाद हमें राउटर की रिप की कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी पड़ती है, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क और नेटवर्क का IP एड्रेस, और उसके बाद आपको तमाम इंटरफेसेस के IP एड्रेसेस देने होंगे, ठीक है। और
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्टेड रूटर्स होने चाहिए तो 0 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, ठीक है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, स्टैटिक रूट होता है, EIGRP का 90 होता है, ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाता है DSCP का IP हेल्पर, कि जी हमें पता है कि DSCP जो है वो ब्रॉडकास्ट बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो ये जो ब्रॉडकास्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है इसको हमने अब आगे DSCP सर्वर तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि यूज़र को IP एड्रेस चाहिए। तो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं कि हम अपने राउटर के अंदर IP हेल्पर की कमांड दे देते हैं। तो जिस तरह ही PCA जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, जिस तरह PCA की ब्रॉडकास्ट जाएगी तो वो ब्रॉडकास्ट जो है राउटर के पास पहुंचेगी, और राउटर जो है उस ब्रॉडकास्ट को देखने के बाद उसको यूनिकास्ट मैसेज करके DSCP सर्वर तक पहुंचाएगा, और DSCP सर्वर IP एड्रेस लेके वो उसको वापस देगा। इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते होते हैं IP हेल्पर। तो IP हेल्पर की हम कमांड कन्फिगर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कि भाई कौन सा क्लासलेस को सपोर्ट करता है, मल्टीकास्ट को, VLSM को सपोर्ट करता है, मैनुअल राउट समराइजेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ACL। हमें पता है कि हमारे पास ACL दो डिफरेंट टाइप्स की हैं, वन इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड ACL, वन इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड ACL के अंदर सिर्फ हम लोगों ने आप IP एड्रेसेस को मैच करना होता है, और एक्सटेंडेड ACL के अंदर जो है सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस यूज़ करते हैं। और उसके बाद सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ना कि सिर्फ सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस यूज़ करते हैं, बल्कि प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया, फिर सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सोर्स पोर्ट की जगह एनी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और रेंज सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को हमने बड़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद एक एग्जांपल आ गई, ठीक है, कि परमिट TCP को परमिट किया हुआ है, इक्विवेलेंट सोर्स पोर्ट 21 और डेस्टिनेशन दिस, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ जिस डायरेक्शन में लगाई जाएगी उस पर डिपेंड करता होगा कि ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है, इन पे हो रही है या आउट पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेट और पैट हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें दो टर्म्स जो सी हैं, इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल। ये नेट हो रहा है, ठीक है, ये स्टैटिक नेट है कि 10.1.1 अगर जाए तो उसको हमेशा 200.1.1 में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है, ये स्टैटिक नेट हो गया। फिर ओवरलोड की बात होगी। ओवरलोड ये कि भाई एक ही IP एड्रेस है हमारे पास और हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल, ठीक है, 1024 1025, ठीक है, और 133 126, ठीक है। तो ये जो सा है आउटसाइड IP एड्रेस जो सा है वो सिमिलर रहेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही IP एड्रेस है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड नेट ओवरलोड या पैट, हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ। उसके बाद हमने IPv6 देखा, ठीक है। IPv6 के अंदर दो टर्म्स हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी। वन इज़ कॉल्ड ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस विच इज़ लाइक अ पब्लिक IP एड्रेस, ये आपको ISP से बाय करना पड़ता है, ठीक है। और यूनिक लोकल एड्रेस जो सा है IPv4 की तरह जो सा है प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस जो है 2 और 3 से शुरू होता है मोस्टली, ठीक है। यूनिकास्ट लोकल एड्रेस FD है, खुद ब खुद ही बना लेता है PC, मल्टीकास्ट एड्रेस और लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद यूनिकास्ट लोकल खुद ब खुद नहीं बनाता, ठीक है, माइक्रो एक्शन, ठीक है, वो लिंक लोकल होता है, खुद ब खुद बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें पता है कि हमारा IP एड्रेस जो है 128 बिट का है, 2010 के अंदर ये है। ये प्रेडिक्शन सॉर्ट ऑफ एक ऐसी प्रेडिक्शन है जिसके साथ मैं हैप्पी हूँ इस टाइम। अभी तक जितनी प्रेडिक्शंस थी वो बड़ी गलत थी, मगर अब मैं इस साल 2016 के अंदर हमने बहुत सारी कंपनीज़ को देखा है जिन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी। हम एप्पल के साथ काम करते हैं, तो एप्पल ने भी रिसेंटली डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी की है कि IPv6 केबल की टेस्टिंग के बगैर अब वो एप्लीकेशन हैंडलिंग कंट्रोल नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, फिर सबनेट और इंटरफेस IDs, ठीक है, कि ये आपका ग्लोबल ID होता है, सबनेट ID होता है, और ये 64 बिट है जिसको आपने जो सा है प्ले करना है इसके साथ। उसके बाद आपके पास आ जाता है राउटर मैनेजमेंट। राउटर मैनेजमेंट हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की, ठीक है। iOS के अंदर लॉगिंग कंसोल करेंगे तो वो कंसोल पे लॉगिंग दिखाना शुरू कर देगा, लॉगिंग मॉनिटर करेंगे तो वो मॉनिटर पे दिखाना शुरू कर देगा। ये टर्मिनल मॉनिटर है, ठीक है, ये राउटर है आपके पास, ठीक है। इसी तरह जो है अगर आप लॉगिंग बफर करेंगे तो बफर में आ रहा होगा, और आप शो लॉगिंग करेंगे तो आपको लॉग्स दिखाने शुरू कर देगा। वरना लॉगिंग आप जो है अपने सिजलॉग सर्वर की तरफ भी भेज सकते हैं और वेब इंटरफेस से उसे मॉनिटर भी कर सकते हैं। लॉगिंग के जो है 3 या 4 किस्म की टाइप्स हैं। 0 और 1 जो है क्रिटिकल अलर्ट्स हैं, 2, 3, 4 जो है क्रिटिकल एरर वार्निंग्स हैं, 5 और 6 जो है नॉर्मल है। डीबग अगर आपकी मर्जी है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बैनर सीक्वेंस है। कंसोल और टेलनेट पे जाते हैं तो मैसेज ऑफ द डे आता है, फिर लॉगिन मैसेज आता है, फिर यूज़र लॉगिन एग्जिक आ जाता है, ठीक है। SSH पे जाते हैं तो लॉगिन पहले आता है, फिर मैसेज ऑफ द डे आता है, फिर एग्जिक मोड के अंदर आप जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लॉगिंग सीक्वेंस है, मुझे नहीं पता क्यों बताया हुआ, मगर से इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकती है।
उसके बाद सिस्को iOS, मुझे याद पड़ता है कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, मगर एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। सबसे जो बेसिक लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो IP बेस्ड होता है, जिसमें एंट्री लेवल iOS फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सा है आपके पास आ जाता है सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल के अंदर आप iOS फायरवॉल बना सकते हैं, ठीक है। आप जो सा है जिसे K9 ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, IPsec DM VPN और VPN कर सकते हैं, ठीक है। फिर वॉइस हो जाता है, वॉइस ओवर IP टेलीफोनी कॉल मैनेजर सर्विसेज टाइप आप इनेबल कर सकते हो। फिर डाटा, ठीक है। ये जो सा है हाई लेवल का एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें तमाम डाटा कंटेंट्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद सिस्को ने जो सा है ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने भी आज तक ऑनेस्टली एक्सपीरियंस नहीं की, कि आप जो सा है सिस्को प्रोडक्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, नॉर्मली हमारा वेंडर हमें ये करके देता है, मगर अगर आप एज अ वेंडर काम कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ता है कि आपके नया राउटर लिया, उसे अनपैक किया, UDI जो सा है यूनिक आइडेंटिफायर होता है, वो आप शो लाइसेंस UDI लेके उनके पोर्टल में जाके ऐड कर दें तो वो आपको एक लाइसेंस की दे देते हैं, राउटर स्पेसिफिक लाइसेंस की। मुझे ये याद पड़ता है कि जब मैं प्रीवियस जॉब में था तो हमें ये बहुत सारी लाइसेंस की आती थी, मगर हमने कभी जाके पोर्टल पे नहीं रखी, हम उसकी कॉपी मार के एक सेफ में रख लिया करते थे, ठीक है। अच्छा, ये एक नई चीज़ है कि जो हमारे पास राउटर्स थे, उन राउटर्स के अंदर जो सा है हमें कुछ इस तरह की पासवर्ड्स मिलते थे, ठीक है। टाइप 7 पासवर्ड हमने रखा होता था, टाइप 7 पासवर्ड को कॉपी मारता था और वो दिखा देता था, हमें मिल जाता था शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जिस टाइम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में पासवर्ड नज़र आता था तो हम उसे डिक्रिप्ट कर सकते थे। टाइप 7 पासवर्ड रबिश था। फिर सिस्को ने इंक्रिप्शन या सीक्रेट पासवर्ड दिया जो टाइप 5 होता था, रिवर्सेबल नहीं था, मगर अभी कोई रिसेंट थ्योरीज आ रही हैं जिससे टाइप 5 पासवर्ड जो सा है वो क्रैकेबल है। तो 2010 के अंदर टाइप 4 पासवर्ड और टाइप 9 पासवर्ड और टाइप 8 पासवर्ड है जो आपने आज तक नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि आपने कभी इनेबल एल्गोरिदम टाइप की कमांड नहीं रन की। अब मसला ये है, इनेबल एल्गोरिदम कमांड जो सी है वो इतनी आसानी से रन नहीं होती, उसके लिए आपको iOS डिफरेंट चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने GNS, ठीक है, जिसके बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं और मुझे नहीं पता ये मेरा PC कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि मैं iOS 7 पॉइंट समथिंग 7200 का रूटर लोड करने लगा हूँ। तो एक सेकंड में ज़रा लोड। अच्छा जी, तो ये मैंने अपना राउटर ऑन कर दिया। ये अगर मैं आपको शो वर्जन की कमांड दूं तो ये देखें 15.2447 M7 आ रहा है, ठीक है। 7200 लोड हुआ हुआ है, एडवांस एंटरप्राइज सर्विसेज K9 लोड हुआ हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ, और यहाँ पे इनेबल सीक्रेट की कमांड देता हूँ, ठीक है, इनेबल सीक्रेट, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ इनेबल सीक्रेट कशीफ, ठीक है, और डू शो रन पाइप साइन इंक्लूड इनेबल, ठीक है। तो ये जो है मुझे टाइप 5 पासवर्ड जो MD5 का है, ठीक है। अगर यहीं पर ही मैं इनेबल एल्गोरिदम टाइप क्वेश्चन मार्क कर दूं और मैं ऐसे कर दूं एस्क्रिप्ट, ठीक है, एस्क्रिप्ट सीक्रेट और कशीफ, ठीक है, और ये यहाँ पे शो रन इंक्लूड इनेबल करूँ तो ये देखें मेरा पासवर्ड जो सा है पहले ये था टाइप 5 और अब ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो ये आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम था, एस्क्रिप्ट की जगह था SHA, ठीक है, SHA 256 क्वेश्चन मार्क सीक्रेट कशीफ, ठीक है, और टाइप 8 हो गया, ठीक है, 8 और 9, ठीक है, दोनों आपको दिखा दिए, ठीक है। इससे पहले कि मेरा राउटर ब्लॉक करे मैं देख लूँ हमने और कोई कमांड तो नहीं देखनी, वो LLDP नहीं चलती, ठीक है। एक और कमांड है जी वेरीफाई की, मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, ये तो हमने देख लिए पासवर्ड्स के बाद अगली हमारे पास कमांड आ जाती है वेरीफाई MD5। ये किसी तरह मैं फ्लैश पुल आउट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो अगर आपने ये वेरीफाई करना हो कि ये हेडिंग भूल जाएंगे, मैंने यहाँ हेडिंग लगाई हुई है, मेरे ख्याल में मैंने लास्ट मिनट पे ये चेंज नहीं की, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ICND1, ठीक है। अच्छा, ये वेरीफाई की कमांड है कि आपने देखना हो कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पड़ा हुआ आपके रूटर के अंदर जो या आपके फायरवॉल आपके स्विच के अंदर वो जो सा है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप वेरीफाई की कमांड /MD5 और फ्लैश कॉलन और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं तो वो आपको हैश वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है। ये आपके पास हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी। जब आपके पास ये हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी आप सिस्को के वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढते हैं एग्जैक्ट वही वर्जन, ठीक है, SPA 15.4
3 और वहाँ पे उसकी MD5 वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी ये दोनों MD5 वैल्यू कैलकुलेट हो जाती, मैच हो जाती, इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट नहीं हुआ, ठीक है। किसी वजह से स्विच प्ले अप करना शुरू हो जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप चेक करें यार ये क्या हुआ है, तो ये तरीक़ेकार है वेरीफाई की कमांड का। ये एक नई कमांड है जो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा ये ज़रूर पढ़ाई जाए। उसके बाद SFP प्लस एक नई चीज़ आई है। SFP प्लस ये कि जो 10 गीग कैपेबल जो डिवाइसेस होती हैं वो कैपेबल होती हैं और आप उनके लिए SFP नहीं यूज़ होता, SFP प्लस यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद एक जो प्रोटोकॉल है विच इज़ कॉल्ड LLDP, जो CDP का अल्टरनेट है। CDP जो है सिस्को प्रॉपर्टी है, LLDP सिस्को प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके पास सिस्को का स्विच है और HP का स्विच है, वो दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, तो आपको सिस्को पे LLDP इनेबल करना पड़ेगा। कॉन्फिग T LLDP रन इनेबल, ठीक है। LLDP के टाइमर शाइमर आप कन्फिगर कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इज़ कॉल्ड अ फ्लोटिंग रूट, ठीक है। फ्लोटिंग राउट या फ्लोटिंग रूट, ठीक है। वो ये कि आपके पास 2 राउटर हों और आपके पास 2 लिंक बने हुए हों, ठीक है, राउटर 1 और राउटर 2, ठीक है। और आपने 2 लिंक्स बना दिए और दोनों लिंक्स को ये यहाँ पे आपने लोकल एड्रेस दे दिया जी 1.1.0.0। अब आपने यहाँ पे राउट ऐड किया, राउट फॉर 1.1.0 इज़ थ्रू ईथरनेट 1 और दूसरा राउट दे दिया ईथरनेट 2 से, और एक राउट के आखिर में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दे दिया 10 और एक के आखिर में दे दिया 20। आप जब शो IP राउट करेंगे तो आपको सिर्फ 10 वाला रूट दिखाएगा, 20 और 30 वाला रूट नहीं दिखाएगा। उसकी वजह यह है कि ये फ्लोटिंग रूट है। जिस तरह ये इंटरफेस डाउन करेंगे आपके पास ये रूट आ जाएगा। ये आप GNS के अंदर बड़े आराम से लैब कर सकते हैं, ये आप लोग खुद कर लें यार, खुदा का नाम है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज ICND 1 समराइज हो गया। आज आप जी अपडेटेड हो गए ICND 1 से और आप जाके ICND 1 का एग्ज़ाम दे दें। खुश रहें, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। फिर अगले लेक्चर में जो सा है हम ICND 2 को पढ़ेंगे। ICND 2 में कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, लाइक QS है, MPLS है, तो उसको नज़र मारेंगे, ठीक है। MPLS के अंदर भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। MPLS IP, MPLS लेबल इंटरफेस और MPLS IP, बस ये कमांडें देनी है और हमने IPLS कन्फिगर कर देना है, ठीक है। हम पूरा IP MPLS क्लाउड नहीं पढ़ेंगे। SDN को हल्का सा थ्योरी है वो पढ़ेंगे और आप CCNA 3 के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।